सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने पंडित नेहरू पर बात की। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पंडित नेहरू की कमियां क्या हैं, उनसे गलतियां कहाँ हुई और कुछ ऐसे इल्जाम भी जो उनके ऊपर लगाए जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी ने। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 40 साल प्रोफेसर रहे और उसके बाद 12 साल गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर भी रहे। आपका प्रोग्राम में स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद। हमें स्टॉकहोम स्वीडन से ज्वाइन किया है पाकिस्तानी ओरिजिन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप प्रोफेसर एमरिटस हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। आज के दिन जब दोनों देशों में हम अपने अपने आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि 14 अगस्त को वो पार्टीशन के जो विक्टिम्स हैं उनकी याद में इस दिन को वो मनाना चाहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत में पंडित नेहरू के ऊपर इन दिनों ये इल्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही लगाया जाता है कि भारत के बँटवारे के लिए वो ज़िम्मेदार हैं। आप इस मामले में क्या कहेंगे? बात ये है कि कई ऐसे इल्ज़ामात की तरह ये भी एक बेबुनियाद और एक बेहुदा इल्ज़ाम है। ग्राउंडलेस एंड एब्सर्ड। वजह ये है कि आप अगर आर्गुमेंट देखें कि हु डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड हु डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस क्रोनोलॉजी में जब आप जाएंगे तो तब इस सवाल का जवाब दे सकेंगे ना। तो सब जानते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड 22-23 मार्च 1940 में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में की गई। उससे पहले 22 मार्च को एक तवील एक्सटेंडेड, मैं उसे कहता हूं फाउंडेशनल स्पीच ऑफ द टू नेशन थ्योरी एंड मुस्लिम नेशनलिज्म, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की है। तो डिमांड देखें, लोगों के अंदर एक आइडिया होना कि जी इंडिया डिवाइड हो जाए, मुसलमानों का मुल्क बन जाए, हिंदुओं में ये आइडिया होना कि मुसलमानों को निकाल दो और हम एक अपना हिंदू राष्ट्र, ये तो आपको 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ से कई इंडिविजुअल से मिल जाएगा। लेकिन जब एक आइडिया एक प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे एक डिमांड की तरह आता है तो उसका कैरेक्टर बदल जाता है। समझ गए आप? हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा अगर पीछे जाएं तो 22-23 मार्च 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन है, जो कि एक्चुअली मशहूर हो गया एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उससे पहले 1930 में अलामा इकबाल ने इलाहाबाद में ये एक आइडिया दिया था कि नॉर्थ वेस्टर्न हिंदुस्तान में एक मुसलमानों का मुल्क बनाया जाए विद इन और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन जब उनको कन्फ्रंट किया इंग्लिशमैन ने, तो फिर उन्होंने कहा जी हम तो सोच ही नहीं सकते कि मुसलमान एक ऐसा मुल्क बनाए जो ब्रिटिश एम्पायर के बाहर होगा। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है जहां से सब हमले होते हैं, और रिमेंबर बाय दैट टाइम सोवियत यूनियन हैड कम इनटू बीइंग, तो उसकी जो डिफेंस लाइन है, फ्रंट लाइन, वो मुसलमान बने। तो हम तो ब्रिटिश एम्पायर के डिफेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन 1933 में कैम्ब्रिज में सब मशहूर ये सब नाउ और नेवर एक पैम्फलेट पब्लिश हुआ चौधरी रहमत अली का, जिसमें उन्होंने कहा, और वो जो बाद में जिन्ना साहब ने आर्गुमेंट्स अप्लाई की ना कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, हम बैठ के खा नहीं सकते, हम हमारे हीरो दूसरों के दुश्मन हैं, हमारे में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारा ओरिजिनल आइडियाज चौधरी रहमत अली के हैं। चौधरी रहमत अली होशियारपुर के एक गांव के रहने वाले थे, गुज्जर बरादरी से इनका ताल्लुक था। तो ये उन्होंने आइडिया कैम्ब्रिज में पेश किया। जब ये पेश किया गया तो इसका सबने मजाक उड़ाया। लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई
और बरतानिया को मदद चाहिए, उन्हें कांग्रेस ने मौकफ ले लिया कि आप अगर चाहते हैं हमारी इसमें जंग में सपोर्ट, तो पहले हमें इंडिपेंडेंट करें। वहां से लॉर्ड लिनलिथगो वेंट टू द मुस्लिम लीग, और रादर जिन्ना साहब मेट लॉर्ड लिनलिथगो ऑन द 7th ऑफ सितंबर और कहा कि देख लें, अगर आपने कांग्रेस को रोकना है तो मुसलमानों की कुव्वत और मुसलमानों की पार्टी को आप माने, और जंग के बाद हमें सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। लिनलिथगो ने कहा कि ठीक है, जो भी होगा, उसे कहते हैं नवंबर अगस्त 1940 ब्रिटिश हुकूमत की एक डिक्लेरेशन है कि जंग के बाद जब ट्रांसफर हम पावर करेंगे तो जिस इलाकों में माइनॉरिटीज इस इंडिया में नहीं रहना चाहती, उनके ओपिनियन को पूरा हम अकोमोडेट करेंगे। तो क्लियर उन्होंने नहीं कहा कि हम आपका पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन 1940 में जो रेजोल्यूशन है, इस पे तो स्टोरीज हैं कि लिनलिथगो ने सर जफरुल्लाह को कहा कि यार तुम कोई ऐसी रेजोल्यूशन बना के मुस्लिम लीग को दो। अब बाकी लोग कहते हैं जी जफरुल्लाह झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो नहीं बनाया, वो तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो कहते हैं लिखा हुआ है। तो हु कैन डिनाई दैट द ऑफिशियल डिमांड टू पार्टीशन इंडिया टू क्रिएट मुस्लिम स्टेट्स is a demand of the All India Muslim League and put forth by कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और 23 और 24 मार्च को जो लाहौर में इस पे डिस्कशन हुई है, वो मैंने सारी जिन्ना वाली किताब में दे दी है। वहां पे क्लियर है कि वी डू नॉट वांट टू लिव विद द हिंदूज, हमें अपना मुल्क दें। हाँ, अगर हिंदू मुसलमानों को इंडिया में तंग करेंगे तो यहाँ पे जो हिंदू हैं हमारे पाकिस्तान में, हम उनके साथ फिर वो उसे कहते हैं होस्टेज थ्योरी। ये होस्टेज थ्योरी एक्चुअली मेडिवल पीरियड की ये जो है ना इटालियन माफिया का एक है सोच कि आप होस्टेज ले लें ताकि दूसरा ओपोनेंट कुछ कर ना सके। तो इस किस्म की बातें हैं। उसके बाद कहना कि जवाहरलाल नेहरू वांटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। अब देखें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी। जब ये रेजोल्यूशन आया तो विद इन 1 वीक सुंदर सिंह मजीठिया, जो कि सिख नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनका बयान मेरी जिन्ना वाली किताब में भी है, पार्टीशन वाली पंजाब में भी है। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप अपने देश में एक डिवीजन चाहते हैं तो हम कभी उन इलाकों में, यहाँ पे जहाँ पे हम हैं यानी पंजाब के, वहां पे हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। तो द सिक्स हैड पुट an immediate demand for the partition of Punjab if India is partitioned on a religious basis to create Pakistan. अब बात यह है कि विच इज द डेट जबकि कांग्रेस ने कहा कि हम भी पार्टीशन के हक में है। 7th March 1947, एज लेट एज दैट। उससे पहले क्या हुआ था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाबजादा लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक बजट बनाया और उस बजट में वेरी हैवी 20% से ज्यादा टैक्सेशन उन्होंने बिजनेस और कॉमर्स और इंडस्ट्री पे लगा दी। नो मेंशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड नो एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑन ऑन लैंडेड प्रॉपर्टी। तो साफ जाहिर हो गया कि ये बजट कांग्रेस को हिट करने के लिए था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस की जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो बिरला, टाटा, ये लोग करते थे, और मुस्लिम लीग की सारी सपोर्ट लैंडलॉर्ड किया करते थे। दो क्लासेस की फंडिंग से ये दो पार्टी जो है ना, बेसिकली आप कह सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया था। तो जब इन्होंने ये बजट पेश किया तो उस पर फिर बहस हुई। कांग्रेस का जो लेफ्ट विंग है इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, दे वांटेड कि यार ठीक है, इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में आप ये जो है बजट भी एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा इसमें सोशलिज्म भी तो था ना कि बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट होगा और ये होगा। लेकिन जो कांग्रेस का राइट विंग है लेड बाय सरदार पटेल, उन्होंने दे पुट द फुट डाउन, नो मोर ऑफ दिस जवाहरलाल, इनफ ऑफ योर अटेम्प्ट्स टू कीप इंडिया यूनाइटेड। अगर इस किस्म का ये इंडिया चाहते हैं जहां पे ये हमेशा तंग करेंगे हमें, तो नाउ वी वांट पार्टीशन। तो देन 8th
of March, 8th of March. 1947 is the date when Congress demands the partition of, supports this, कहा लिखा है कि the High Command supports the Sikh demand for the partition of Punjab. इसके बाद अगर हम बंगाल में आ जाएं तो बंगाल की हिस्ट्री ये है कि बंगाल के अंदर हुसैन शहीद सोहरवर्दी और शरद बोस जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, उन दोनों ने एक आइडिया ऑफ ग्रेटर बंगाल पेश किया कि हम ना हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे ना हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, हम एक थर्ड डोमिनियन चाहते हैं जो बंगाल की हो। लेट मी ऑल्सो मेंशन कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, द लास्ट वन, खिजर हयात टिवाना जो कि पंजाब यूनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने भी मई 1947 में प्रपोज किया था कि पंजाब को भी आप एक डोमिनियन बना दें, ना हिंदुस्तान का हिस्सा ना पाकिस्तान का। सो द ब्रिटिश हैड टू डिसाइड 4 dominions, 3 dominions और 2 dominions. द ब्रिटिश डिसाइडेड फॉर 2 dominions. अब उसमें क्या था कि जब ये शरद बोस और क्या कहते हैं सोहरवर्दी की ये डिमांड हुई, तो मुस्लिम लीग के अंदर एक ग्रुप था ख्वाजा नाजमुद्दीन का, हु वांटेड के बंगाल पार्टीशन हो और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो एक तो वहां से ऑपोजिशन थी, एक फिर जो मुखर्जी थे हिंदू महासभा के, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे, और अगर हिंदुस्तान की तकसीम मजहब की बुनियाद पे हो रही है और पंजाब की हो रही है तो फिर बंगाल की क्यों ना हो। इसको फिर कृपलानी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आई थिंक कांग्रेस एट दैट टाइम, एंड जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड इट। तो ये हिस्ट्री है पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड की, पंजाब की और बंगाल की। आप जाके अगर नेहरू को ब्लेम करते हैं तो किसके लिए करते हैं कि एक आइडिया जब अल्टीमेटली सब मान रहे थे तो दे वांटेड टू आल्सो हैव एन इंडिया पार्टीशन जो बेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट में हो। तो नेहरू को, अच्छा अब एक फाइनली, बिकॉज आई थिंक दिस शुड नॉट टेक टू लॉन्ग, पार्टीशन प्लान वाज announced on the 3rd of June 1947. उसका क्या प्रोसीजर था? पहले लंदन में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि हम पार्टीशन प्लान ये है। उसके बाद दिल्ली से लॉर्ड माउंटबेटन पहले बोले कि भाई हम समझते थे कि आप मिलके रह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि पार्टीशन हो रही है तो वी विल, ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। देन स्पोक पंडित नेहरू सेइंग के हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी कि इंडिया इस तरह आजाद हो, लेकिन अगर यही है तरीका तो हम इसे मान लेते हैं। उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम भी इस पार्टीशन प्लान को मानते हैं। फाइनली स्पोक सरदार बलदेव सिंह फॉर द सिक्स। तो इन तीनों ने माना कि ये पार्टीशन प्लान जो अंग्रेजों ने बनाई है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। पार्टीशन प्लान के मुताबिक बंगाल और पंजाब की असेंबलीज को ये वोट देना था कि वेदर दे वांट टू कीप बंगाल एंड पंजाब यूनाइटेड और टू पार्टीशन देम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रोसीजर ये था कि बंगाल के जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट थे वो एक ब्लॉक बन गया और जो हिंदू डिस्ट्रिक्ट थे वो एक सेकंड ब्लॉक बन गया। पंजाब के जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट थे वो एक ब्लॉक बन गया और जो हिंदू सिख डिस्ट्रिक्ट थे वो एक ब्लॉक बन गया। The procedure was कि if either block of Bengal or Punjab votes for partition, then the provinces will be partitioned. तो बंगाल के हिंदू ब्लॉक ने और पंजाब के हिंदू सिख ब्लॉक ने इन प्रोविंसेस को पार्टीशन के हक में वोट दिया। और वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इंडिया की पार्टीशन करेंगे मजहब की बुनियाद पे, इसलिए कि जहां पे मुस्लिम्स, एक्चुअली द मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी ऑफ ओनली 25%, अगर इंडिया की पार्टीशन पे वोट लिया जाता तो कभी भी उसके हक में वोट नहीं था हो सकता जी। तो अगर माइनॉरिटी एक अपनी मेजॉरिटी इलाके में इस बुनियाद पे पार्टीशन बनवा लेती है तो उसी इलाके में जिन इलाकों में मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है उनको हक नहीं है कि वो उसको पार्टीशन करवा के हिंदुस्तान का हिस्सा बने।
फॉर मी ऑल दिस इज बियॉन्ड एनी, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन। होता यह है कि लोगों ने ना पढ़ा होता है, सेलेक्टिवली पढ़ा होता है, जो एजेंडा होता है उसके मुताबिक एक। अब मैंने ये बार बार कहा है, मेरी किताबों में भी आ गया है, लेट समबडी सीरियसली चैलेंज इट, वो नहीं ये करते। तो ये है, पंडित नेहरू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर समथिंग विच जिन्ना डिमांडेड, which the Sikhs demanded, Mukherjee demanded, and then finally Congress had to take a position, and they took a position which is based on the logic of religious Muslim, non-Muslim areas being separated and given to India or Pakistan. खत्म। जी। उसमें सरदार पटेल का जो रोल है, ऐसा लगता है कि उनको अलग कर दिया जाता है कि सारे फैसले जो है पंडित नेहरू पे डाल दिए जाते हैं। हाँ, मैंने तो ये बता जबकि दिया है कि जब ये जी, जी, जब बजट पे डिस्कशन हुई तो सरदार पटेल केम आउट, हुँ, जवाहरलाल नो मोर ऑफ दिस, हम इनके साथ मिलके नहीं अब रह सकते, पार्टीशन के लिए जाएं। एंड देन वो जो है रेजोल्यूशन आया, इसमें जाके चेक कर लो यार, ये सब चीजें वेरीफाइबल हैं। ऐसे बैठ के बकवास यहां कर देनी, वहां कर देनी, प्रोपोगेंडा कर देना, दिस विल नॉट डू, दिस विल ये नॉट डू। डॉक्यूमेंट्स का एक रिकॉर्ड का हिस्सा है बिल्कुल जी, और बिल्कुल है। बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। आपकी किताब इसके अंदर सबसे नई किताब है जिसने एक्सटेंसिवली इस पूरे इश्यू को एड्रेस किया है कि हाँ, पार्टीशन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था और ठीक है। इस पे पूरे भारत में चर्चा हुई है। तकरीबन हर बड़े अखबार ने आपकी किताब का रिव्यू किया है। डॉक्टर टीसीए राघवन जो कि भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आपसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी इस पूरे मौजू पर एक डिटेल डिस्कशन किया। बेशक, बेशक। जी, तो नहीं, इस नियम, इश्यू पे अगर कोई कल को दोबारा चैलेंज करना चाहे आपको, तो मैं उन्हें दावत देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हाँ, ज़रिए कि वो किसी आएँ को भी और बुला लें, डिबेट किसी करें। को बुला लें, किसी को बुला लें। हाँ। बिल्कुल। हुँ। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आता हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी की ओर। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, पंडित नेहरू पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने राजनैतिक वंशवाद, यानी कि अपनी जो पीढ़ियाँ हैं आने वाली, इंदिरा गांधी, राजीव, सोनिया, राहुल, इन सब के लिए जो है एक रास्ता बनाया ताकि भारत के अंदर हमेशा-हमेशा के लिए उनके खानदान के लोग यहाँ हुकूमत कर सकें। आप इस पूरे इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? इंदिरा गांधी के रोल के बारे में भी एक्सटेंसिवली हमें बताइए कि जब तक पंडित नेहरू ज़िंदा थे, उनका क्या रोल था राजनीति में? पंडित नेहरू पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अ, पूरी सियासत को दाँव में लगा देते थे, मेरे ख़्याल से ये बड़ा भारी अ, अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। अ, जवाहरलाल नेहरू के कैरेक्टर के बारे में जहाँ तक अ, आम लोगों में भी समझ है, हिस्टोरियंस में भी समझ है और तमाम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो समझ बनी है कि वो एक आधुनिक आदमी थे, आधुनिक राष्ट्रवाद के थे। आधुनिक आदमी, आधुनिक राष्ट्रवाद, इस तरह से परिवारवाद जो एक्चुअली एक तरह से सामंतवाद का एक कंटिन्यूएशन है, फ्यूडलिज्म का एक कंटिन्यूएशन है, उसके बारे में नहीं सोचता है। और दूसरी बात है कि मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि पंडित नेहरू एक डेमोक्रेसी के बहुत बड़े अलंबरदार थे। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो अपने परिवार के लिए करें। दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लोग चार्जेस लगाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ कुछ व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं, कुछ शख्सों को। अब जैसे पंडित नेहरू, अगर किसी उनके कैबिनेट में कोई कश्मीरी नहीं दिखलाई पड़ता है, इंदिरा गांधी वगैरह तो दूर रहे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है। सबसे नज़दीकी आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में एक तो वो थे अपने कई कई लोग थे, 4-5 लोग थे। तो उसमें ऐसे लोगों की अगर हम फ़हरिस्त अगर अपने सामने रखें, रफ़ी अहमद किदवई या एसके दे साहब, अ, और भी 2-1 लोग, सीडी देशमुख, अ, ये सारे लोग ऐसे लोग थे जो अ, अपने-अपने विषय के जानकार थे और आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल थे। सीडी देशमुख उतने नहीं थे उसमें, लेकिन ये है कि ये
एक इकोनॉमिक्स के जानकार। एसके दे साहब एक इंजीनियर हुआ करते थे, बाद में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम के सहारे वहाँ मिनिस्टर बने, पहला मिनिस्टर। वो भी एक बड़ी भारी कहानी उन्होंने खुद मुझको बताई थी, उनकी अपनी कहानी। ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, अगर कहीं कोई जगह पंडित नेहरू के या इंदिरा गांधी के कैबिनेट में कुछ लोगों को मिली, कश्मीरी होने के नाते, इंदिरा जी के ज़माने में ज़रूर डीपी धर, पीएन धर और अफसर साहब, ये 3 लोग आए। ये आप कह सकते हैं कि कश्मीरी जमात है। लेकिन किसी आदमी का टैलेंटेड होना तो कोई गुनाह नहीं है भाई। अगर कोई टैलेंटेड है तो उसको जगह मिलेगी, जगह बनेगा। पीएन धर एक करियर सिविलियन ऑफिसर थे। डीपी धर कश्मीर में मंत्री हुआ करते थे। और पीएन अख्तर साहब का कनेक्शन उतना कश्मीरी होने का नहीं है, चूँकि मुझसे मेरा पारिवारिक रिश्ता भी रहा है उनसे। वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। ये इलाहाबाद जो है वो एक सेकुलर शहर है। कोई सवाल नहीं उठता कि कश्मीरी और गैर कश्मीरी के डिफरेंसेस से उसको जाना जाए। तो पीएन अख्तर साहब उस संदर्भ में आए। ये लोग इंदिरा गांधी की जमात के थे। और जहाँ तक बात है कि अपने परिवार के लिए पंडित नेहरू को ने जगह बनाई, मैं समझता हूँ कि इसका सही मायने में कोई बुनियाद नहीं बनता। एक बार इंदिरा जी ज़रूर कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, मंत्री वगैरह कभी नहीं बनी। और उनका वो पीरियड जो है कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनने का, वो बड़ा ही कलरलेस पीरियड है और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग पीरियड है उनका। और एक जो हमारे मुल्कों में एक समस्या है जिससे आप भी अवगत हैं, इश्तियाक साहब भी अवगत हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा वो चलता है, चापलूसी और जी हुज़ूर का दौर बहुत ज़्यादा चलता है कि अरे भाई उनके हैं तो अब उनके यहाँ तो और तो कोई औलाद नहीं है तो ठीक है, बेटी है वही बन जाए। लेकिन इंदिरा जी की जो पॉलिटिकल समझ थी, वो पॉलिटिकल समझ कोई बहुत कमज़ोर नहीं थी। इंदिरा जी की बहुत अच्छी पॉलिटिकल समझ बनी थी और वो चिट्ठियों के माध्यम से बनी थी जो जवाहरलाल उनको लिखते थे। जी। और उसके बाद के दिनों में जब वो शासन में आई, जब उनको जगह मिली देश पे देश चलाने का, पीएन अख्तर साहब उनके बहुत बड़े एक तौर से थ्योरेटिशियन थे जो बैकग्राउंड में रह गए हैं। उनके बारे में अभी एक एक एकाध किताब आई है पीएन अख्तर साहब के बारे में। लेकिन पीएन अख्तर साहब का एक छोटा-सा वाकया बना के मुझसे वो थोड़ा-सा ऑफ द ट्रैक होगा। पीएन अख्तर साहब कश्मीरी तो ज़रूर थे, लेकिन हमारे चाचा के अंडर में, जो हम लोग कश्मीरी नहीं हैं, हमारे चाचा के अंडर में उन्होंने बाकायदे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। जब वो प्रैक्टिस करने आए तो वो उस समय सबसे बड़े प्रैक्टिशनर हिंदुस्तान में तेज बहादुर सप्रू हुआ करते थे, सर तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू के कमरे के सामने जाके उन्होंने चपरासी से कहा कि भैया हमको सप्रू साहब से मिलवा दो। कहा, सब चपरासी ने पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं? क्या है? काम क्या है बताएँ? बोले मैं काम करना चाहता हूँ उनके साथ। तो बोला एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी की मदद नहीं करता है। आप बगल में चले जाइए। वहाँ मेरे चाचा थे बैठे हुए बी मलिक, तो उनसे उन्होंने अब देखिए ये बातें जो इस तरह से उठाई जाती हैं, बेचारे मीर नागसर साहब तो खुद ही कोई कश्मीरीपन का कोई चीज़ नहीं था उनमें, कहीं कुछ नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रा ज़्यादा वो है। इंदिरा जी में ज़रूर एक बात बीच-बीच में उठती है कि उन्होंने संजय गांधी को प्रमोट किया, राजीव गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, उनमें कुछ ये सब प्रश्न उठते हैं। देखिए ये बात फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं। लेकिन इंदिरा जी के पॉलिटिकल जजमेंट को हम बहुत ज़्यादा इससे कलर्ड नहीं मान सकते हैं, कि बिल्कुल से उनके सारे कदम गलत थे। या वो कहीं इन सब प्रश्नों से बिल्कुल अलग थे। जैसे एक बात हम ये जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश की लड़ाई को मैं डीकोलोनाइज़ेशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश की को ट्रीट किया था, जिस तरह से उनको बिल्कुल से डिप्राइव किया था, जिस तरह से उनको अलग किया था उनके अधिकारों से, तो एक कॉलोनाइज़ेशन के प्रोसेस के खिलाफ लड़ाई में एक उन्होंने मदद की।
तो अब चूँकि वो अपने पिताजी, अपने जवाहरलाल नेहरू के उससे एक लंबे दौर से एक उनको एक ट्रेनिंग मिली थी इम्पीरियलिज़्म की, हेजेमोनिज़्म की खिलाफत करने की, तो वो उन्होंने की। लेकिन बाद में उनकी भी अपनी बहुत सारी कमजोरियाँ रहीं, सब समस्याएँ उठी, वो अलग बात है। लेकिन नेहरू को उससे जोड़ना बहुत गलत होगा और नेहरू ने खुद उनको प्रमोट नहीं किया, इतना मैं कह सकता अगला जो मुद्दा है बहुत बड़ा, वो ये है कि पंडित नेहरू ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान को देने के लिए। मैं उर्दू में भी तर्जुमा कर देता हूँ, इश्तियाक साहब भी समझ जाएँ। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है, वो जानबूझकर उस तरफ जाने दिया। वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जबकि सच कुछ ये है इस तरह से कि पंडित नेहरू की ही कोशिशों की वजह से आज कश्मीर भारत के साथ है। इस मौजू पर मैं चाहूँगा कि इश्तियाक साहब आप भी थोड़ी बात करें, मगर इससे पहले थोड़ी-सी रोशनी मैं खुद डालना चाहूँगा इस पे। वो ये है कि ये तो तय हो चुका था कि देश का विभाजन जो है, देश का बँटवारा, उसके लिए 2 बड़े फैक्टर्स होंगे। एक तो ये है कि आबादी अगर जिस इलाके की अगर ज़्यादा अक्सरियत मुस्लिम होगी या हिंदू होगी, तो वो उसी तरह से उसका डिवीज़न भी होगा और दूसरा वहाँ के जो हुक्मरान होंगे, उनको भी ये हक दिया जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। तो महात्मा गांधी को जब ये बताया गया कि कश्मीर ने भारत में विलय कर लिया है, वो भारत के साथ जुड़ गया है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं राजा हरि सिंह के एक हस्ताक्षर कर देने से कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानूंगा। जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या शेख अब्दुल्ला हमारे साथ हैं? क्या वो इस फैसले में भारत के साथ हैं? तो उन्हें बताया गया कि जी बिल्कुल, महाराजा हरि सिंह ही नहीं, शेख अब्दुल्ला ने भी भारत को के साथ जुड़ने का फैसला किया है। और शेख अब्दुल्ला उस वक़्त जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे और कश्मीरियों के सबसे बड़े लीडर थे। और ये जो पूरी कवायद है कि शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की जो दोस्ती है, वो बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और उसी दोस्ती के नतीजे में मैं समझता हूँ कि कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ। वरना उनकी जो पार्टी है, उसका तो नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। वो पंडित नेहरू की और शेख अब्दुल्ला की जो नज़दीकियाँ थी, उनके चलते धीरे-धीरे खुद शेख अब्दुल्ला ने उसे उसी अपनी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदला और उसे एक सेक्युलर फैब्रिक पहनाया। एक सेक्युलर जामा पहनाने के बाद और आपस में दोस्तियों के चलते आगे चलकर शेख अब्दुल्ला ने जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली अटैक हुआ, तो भारत का साथ दिया। उन कबायलियों के खिलाफ जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर जो लोग खड़े हुए शेख अब्दुल्ला की क़यादत में, वो खुद कश्मीरी थे और उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ इश्तियाक साहब, आप हमें बताएँ कि आप इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं कि पंडित नेहरू ने जानबूझकर आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया? देखें, ये इस किस्म के इल्ज़ाम जब आप एविडेंस के एतबार से चेक करते हैं, तो वंस अगेन आपको ये पता लगता है कि ये बिल्कुल एक झूठ है। मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू से जो गलती हुई है, और उसका मैं ज़िक्र पहले कर दूँ, मगर एक्सप्लेनेशन और भी दूँगा। वो ये थी कि माउंटबेटन के कहने पे ये ले गए इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में। अगर ये ना लेके जाते तो ये मसला कभी इंटरनेशनलाइज़ होता ही नहीं। तो ये गलती उनकी है, दैट ही टूक इट देयर, और आज तक उसी वजह से ये झगड़ा बढ़ रहा है। वरना पाकिस्तान ने कलात के अंदर कर दी थी इन्वेजन और उसको एक्वायर कर लिया था, तो उस पे तो कोई शोर नहीं बचा। समझ गए आप? लेकिन क्योंकि आप खुद ही इंटरनेशनल फोरम में ले जाते हैं, एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड सिंस ही वाज प्राइम मिनिस्टर, ये डिसीजन उनका था, तो आप कह सकते हैं कि ये उनकी एक पॉलिटिकल मिस क्या कहते हैं, एक फॉल्टी डिसीजन थी। व्हाई नॉट? एक इंसान से गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम कश्मीर की फ्यूचर पे जो डिस्कशंस हो रही थी, तो चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे 55-56 में, और जो
जिन्ना साहब के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट थे। ये मशहूर है कि कराची में जब शाम पड़ती थी तो चौधरी मोहम्मद अली को बुला लेते थे कि बताएं आज सारा दिन क्या हुआ। चौधरी मोहम्मद अली वाज द हेड ऑफ द पाकिस्तान सिविल सर्विस, यानी पाकिस्तान को रंग करने वाले ऑफिसर्स उनके मुतहत थे। और जब पार्टीशन पे ये कमिटीज बनी थी तो फाइनेंशियल जो डिवीजन ऑफ एसेट्स थी ब्रिटिश कॉलोनी की, उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब ने चौधरी मोहम्मद अली को नॉमिनेट किया था। तो इतने ज्यादा उनके वो ट्रस्टवर्दी आदमी थे। उनको इंटरव्यू किया पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के एच खुर्शीद ने। के एच खुर्शीद की बैकग्राउंड देख लें। अ यंग मैन जो 1944 में बॉम्बे आए और जिन्ना साहब को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी। वो एडवर्टीजमेंट पढ़ी, चले गए और जिन्ना साहब ने उनको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया। और 44 से लेके अक्टूबर 47 तक वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। वो लिखते हैं कि मैंने चौधरी मोहम्मद अली से जाके बात की कि कश्मीर के ऊपर क्या मसला था। उन्होंने कहा देखें, दिसंबर 1947 में मतलब ये झगड़ा शुरू हो गया था, ट्राइबल आ चुके थे और एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है ना वो जारी थी। कहते हैं दिसंबर 1947 में हमें एक मैसेज आया इंडिया से कि अगर आप हैदराबाद पे इंडिया को तंग ना करें तो यू कैन कीप कश्मीर। और वो मैसेज जाहिर है, सरदार पटेल की तरफ से आया। हाँ हाँ, सरदार पटेल की तरफ से आया। लेट मी से कि उनकी उस किताब में ये नहीं लिखा कि सरदार पटेल की तरफ से आया, उन्होंने लिखा है इंडिया से आया। लेकिन इसकी बैकग्राउंड मुझे पूरी डेवलप करने दें, ठीक है। ठीक है। वो कहते हैं कि 22 दिसंबर को मैं ये पैगाम लेके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास गया कि सर ये इंडिया से एक ऑफर है। वो कहते हैं जिन्ना साहब डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट। It seemed Jinnah, the great tactician, was playing for some higher stakes. वो क्या हायर स्टेक्स थी, क्योंकि देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों तरफ अपनी गेम्स भी चला रही थी ना। उन्हें कहा होगा कि आप कश्मीर तो आएगा ही, मुसलमान ही आपके, वो तो आना ही आना है। वाई नॉट गेट हैदराबाद एज वेल एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो जिन्ना साहब की वो डिसीजन जो है वो एक क्वेश्चनेबल है कश्मीर के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि बचपन से मैं ये सुनते आ रहा था, फिर मैंने उसका सबसे रिलायबल एविडेंस उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो बाद में आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, उनकी ये स्टेटमेंट है। नवंबर 1947 में, आई मीन दिसंबर से पहले, चौधरी मोहम्मद अली एंड लियाकत अली खान वर इन दिल्ली फॉर टॉक्स जो उनकी हो रही थी ना। पार्टीशन हो गई थी अभी कई चीजों पे, डिवीजन ऑफ एसेट्स ये पे। वो कहते हैं दिल्ली में भी सरदार पटेल ने हमें कहा कि व्हाई डू यू कीप ऑन रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ जूनागढ़, व्हाई डोंट वी डू बिजनेस ऑन हैदराबाद एंड कश्मीर। तो पता लग गया कि ये मूव सरदार पटेल की तरफ से है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने 2-3 अपने इंटरव्यूज में कहा है, इंडिया से लोग मुझे गालियां देते हैं कि सरदार पटेल तो ये कर ही नहीं सकते। तो अब यहां पे क्या किया जाए? जिस तरह हमारी तरह कोई गलती जिन्ना साहब से नहीं हो सकती, आपकी तरफ से आजकल पटेल साहब के साथ से कोई गलती नहीं हो सकती। जो गलती जवाहरलाल नेहरू की है कि इस इशू को बजाय डोमेस्टिक इंडिया पाकिस्तान रखने के वो यूएन के अंदर ले गए। एंड सिंस देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि रेजोल्यूशन क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गई, ये एग्रीमेंट हो गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैंने आपको बता दी है कि वंस अगेन जवाहरलाल नेहरू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। हाँ, ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वुड नॉट हैव वांटेड द होल ऑफ कश्मीर टू गो टू पाकिस्तान। ये तो बात सच्ची है। हालांकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर उन्होंने एक कॉन्क्रीट बेसिस दे दिया था कि मुसलमान होते हुए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम के साथ। तो ये तो होना एक पॉजिटिव चीज है कि आप कम्युनल बुनियाद की बजाय आप क्लास बेसिस पे, क्योंकि क्या था
नेहरू वाज नोन फॉर बीइंग एंटी जिम्मेदारी, और कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू के अंदर बिग लैंडलॉर्ड जैसे वो हिंदू ही थे, तो पेजेंट्री मुसलमान थी, तो वो तो क्लास बेसिस पे शेख अब्दुल्ला का और नेहरू का यूनियन वो बना था ना। तो ये सारे एंगल्स हैं कश्मीर के इशू के, और जवाहरलाल कैन नॉट बी ब्लेम्ड अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इट टू द यूएन। बस। जी, ये यकीनन उनकी गलती है कि वो इस मसले को यूएन में लेकर गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया चाहता तो लड़ाई करके उस हिस्से को हासिल कर सकता था। मगर एक फैक्ट ये भी है कि टेरेन इतनी ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल थी कि उस पार जाना और उस एरिया को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था, जितना कि आज हमें बताया जाता है। आई लेट्स बी एग्री। क्लियर अबाउट दैट एज़ वेल। फिर बिल्कुल। ये है कि धारा 370 खत्म हुई और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे बयान ऐसे भी दागे गए कि जी पंडित नेहरू ने जिस धारा 370 को लेकर आए और उनके ऊपर इल्जाम साजी हुई। जबकि सच ये है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, काउंटलेस लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, जिनमें से श्रीनाथ राघवन ने ये कहा है कि इसके पटेल आर्किटेक्ट थे। वो भी वाह। इसके उतने ही ज़िम्मेदार हैं कि जितने कि पंडित नेहरू हैं। आप दीपक जी इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज़, नहीं तो फिर हम चीन का जो भारत-चीन का युद्ध है, उस पर आगे बढ़ते हैं। वक़्त भी थोड़ा हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। छोटी-मोटी बातें ऐड करूँगा। जी, ए ए एक बात तो ये कि अ, कश्मीर के मामले में जवाहरलाल जी का जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड में 2 चीज़ें थी। एक तो मैं मानता हूँ कि उनमें एक बड़ा ही एक एक बेसिक डेमोक्रेटिक सेंस था, और उसके चलते वो कोई प्रश्न नहीं उठता था कि उसको वो ज़बरदस्ती वहाँ पर लेते या ज़बरदस्ती उसको इकट्ठा करते, उसको ले आते इंडियन यूनियन में। तो उनका ये जो ख़्याल था कि भाई वहाँ की जनता का कंसेंट लिया जाए, और बाय द वे जनता का कंसेंट था शेख अब्दुल्ला के माध्यम से। दूसरी बात ये है कि जवाहरलाल जी पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी में लगभग उनके पूरे करियर में वो 2-3 डिपार्टमेंट्स देखते थे। एक तो इकोनॉमिक अफ़ेयर्स का, फॉरेन अफ़ेयर्स का, और एक ये रजवाड़ों के बारे में, इसका भी डिपार्टमेंट के वो वही कन्वीनर हुआ करते थे। अब कांग्रेस के जो कांग्रेस का जो उनका डिक्लेरेशन था आज़ादी का वगैरह-वगैरह, देशी रजवाड़े उसको स्वीकार नहीं करते थे और कांग्रेस पार्टी लीगल भी नहीं होती थी। इसलिए वहाँ प्रजा परिषदें बनाई जाती थी, और और उस प्रजा जवाहरलाल परिषद के हेड पंडित नेहरू थे। माने एक प्रजा परिषद नहीं बनाई जाती थी, हर सूबे में हर रियासतों में बनाई जाती थी, लेकिन वो कांग्रेस में वो कोऑर्डिनेट वही करते थे, कन्वीनर वही कोऑर्डिनेट करते बोलते हैं, बिल्कुल। थे। जी। हुँ। तो उनका जिसे कहते हैं जवाहरलाल जी का देशी रियासतों से कोई रिश्ता बनना बड़ा मुश्किल था। वो तो उस पूरे सामंतवाद के खिलाफ थे, उस पूरे सामंती ढांचे के खिलाफ थे, फ्यूडलिज़्म के खिलाफ थे, और बाकायदे उसका उसका काम करते थे। तो उनका जो टच होता था प्रजामंडल के लीडरों से होता था, उसी तरह के प्रजामंडल के लीडर एक शेख अब्दुल्ला भी थे। बहुत सारे सूबों में हमारे यहाँ व्यास थे, राजस्थान में। इस तरह से प्रजामंडल के लीडर पूरे हिंदुस्तान भर में थे, जो उनके यहाँ आते जाते थे, उनसे सलाह-मशविरा करते थे। तो एक जो वो है, मैं समझता हूँ कि इसपे एक जवाहरलाल जी का, और जैसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर भी है एक तौर तक सरदार पटेल के बीच में। और तीसरे आदमी जो स्टेट्स को हिंदुस्तान में लाने के लिए, या जो जो फैसला हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कि हमारी अब हुकूमत ख़त्म हो रही है, हमारा राजाओं के साथ एक मुआहिदा था कि जब तक हम हैं तो हम हैं। अब वो मुआहिदा ख़त्म हो गया, वो कहीं भी जा सकते हैं, इंडियन डोमिनियन में, पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट रहें। तो उस संदर्भ में देखिए एक बात है कि अ अ अ, एक एक माउंटबेटन भी एक फैक्टर थे। माउंटबेटन ने इसमें बड़ा होमवर्क किया था इसको करने के लिए, राजाओं को इकट्ठा करने के लिए, इनके लिए प्रिंस गैदरिंग और ये सब चीज़ें की थी उसमें। तो ये 3 आदमी का मिला-जुला उसमें था। उसमें सबसे कमज़ोर आदमी जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उनका पहले से ही जिसे कहते हैं कि अदावत थी राजाओं के साथ, रजवाड़ों के साथ, ज़मींदारों के साथ, अपने एंटी फ्यूडल पूरे मूवमेंट और उसके एजेंडा के चलते। तो एक ये रहा है, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने बाकायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह पर उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाया,
और एक शक्ल दी। और दूसरी बात ये है कि अ, सन 48 में एक बात हमको और याद रखना चाहिए कि दोनों तरफ हमारी जो आर्मीज़ थी, उसके कमांडर्स जो थे, वो इंग्लिशमैन थे। अभी तक हमारी हिंदुस्तानी लीडरशिप वहाँ आर्मी में बन नहीं सकी थी। उनका भी बहुत जिसे कहते हैं कि एक बहुत लिमिटेड एक अप्रोच था कि भाई हम इतना ही करेंगे, इसके आगे नहीं जाएँगे। तो ये सब भी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ थी, जिसके तहत ये बातें पूरी नहीं की जा सकती थी। और ये हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, बार-बार हमको थोड़ा हैरत होती है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान में लोग सोचते हों, पाकिस्तान के जो उस समय हुक्मरान बने थे कि भई कश्मीर को आज नहीं तो कल मुसलमान होने के नाते आना ही है हमारे साथ, तो क्या इतनी जल्दीबाज़ी थी कि वो पठान ट्राइब्स और इनको उनको लेके उस पे हमला करा दिए उसी वक़्त 48 में। अरे भाई इंतज़ार करते, वो तो चीज़ें पकती रहती हैं, वो कभी न कभी चीज़ें बनती, हो जाता, कुछ होता। लेकिन उन्होंने इंतज़ार न करके पूरे तौर से कब्ज़ा करने, इसमें एक महाराजा हरि सिंह की भी एक भूमिका है कि वो जिसे कहते हैं बीच में खड़े रहे और दोनों तरफ दाएँ-बाएँ करते रहे। उनको अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत करना था, तो खुद ही कर लेना चाहिए था, शुरू में ही कर लेना चाहिए था, जैसे सब लोगों ने किया था। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही जाती है, हम पता नहीं हिस्टोरिकली हिस्टोरिक एविडेंस कितना है, हमारे इश्तियाक साहब उस पे ज़्यादा दखल रखते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने ही अ, राजा हरि सिंह को कहा कि बहुत हो गया, अब अगर आप ऐसा करेंगे तो कश्मीर खत्म हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, चलिए दिल्ली चलिए और वहाँ दस्तखत कीजिए इस पे एक्सेस में। तो ये जो बातें हैं, इन सब बातों से लगता है कि एक अगर ये बात नहीं बनी होती तो शायद कश्मीर हमारे हाथ में कश्मीर जो आज हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में कश्मीर में होने का एक एक और भी मतलब है, वो बात करके मैं ख़त्म कर दूँगा। हम कश्मीर की पूरी सियासत को, चूँकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसको हिंदुस्तानी सेकुलरिज़्म का एक जिसे कहते हैं टेस्ट केस मानते थे। बहुत भाई खूब। हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा, नहीं रहेगा, मुसलमान एक हिंदू के बराबर ही उसकी माने वो एक बराबरी का दर्जा रहे और एक उसको अधिकार रहें, उसको वोटिंग अधिकार रहे, उसको सब तो उसके लिए कश्मीर हमारे लिए एक मॉडल था, कश्मीर हमारे लिए एक टेस्ट ग्राउंड था, एक टेस्ट केस था। तो स हमारे सेकुलरिज़्म की भी परीक्षा जो है, उसका 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 जो इम्तिहान है, वो भी कश्मीर से होता था। तो उससे हमें देखना चाहिए। जी। प्रोफ़ेसर इश्तियाक साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जिन इलाकों को रिलीजियस बुनियाद पे डिवाइड होना था ना, वो थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज यानी प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स के लिए उन्होंने कहा था कि पैरामाउंटसी डज नॉट डिसेंड आइदर टू इंडिया और टू पाकिस्तान। ब्रिटिश पैरामाउंटसी एंड्स, लिहाजा जो रूलर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो अंग्रेजों ने ये जान के किया था कि किसी तरीके से प्रिंसेस के जरिए हम फिर भी इस इलाके में अपनी इंटरफेरेंस कायम रख सकें। ये महाराजा कहे नहीं जी हम तो अंग्रेजों के साथ अपना ये ताल्लुक रखेंगे, कोई और कहे, वो तो वहां पे माउंटबेटन ने और अमेरिकन प्रेशर ने कहा कि इंडिया की बल्कनाइजेशन जो है वो कम्युनिज्म के लिए इनविटेशन है। अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू कीप कम्युनिज्म आउट ऑफ दिस रीजन। और वो तभी पाकिस्तान के खिलाफ थे। अमेरिकन नॉट इन फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लेफ्टिस्टों ने कभी मैंने जब अपने एविडेंस दिया है तो वो हक्के बक्के रह गए। द अमेरिकन अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर अ सिंपल रीजन कि ये इलाका जो है, अगर सोवियत यूनियन से ज्यादा उनका ख्याल था कि चीन में
कम्युनिस्ट जीत रहे हैं, उनकी पार्टी कॉमिंटेंग जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे वो हार रहे हैं, तो चाइनीज कम्युनिज्म एशिया में फैलेगी। और अगर इंडिया स्ट्रांग ना हो और डेमोक्रेटिक और सेकुलर ना हो और डिवाइड हो जाए तो ये कमजोर होगा। इसलिए ये अंग्रेजों की बदमाशी भी थी कि जाते जाते प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा कि महाराजा जो है डिसीजन ले, कंसल्टेशन विद द पीपल। अल्टीमेटली तो जो जूनागढ़ के महाराजा ने या नवाब ने लोगों से तो कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने तो खुद ही डिसाइड कर लिया पाकिस्तान ज्वाइन करने का। तो अब कश्मीर के महाराजा वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, एवरीबॉडी नोस। ये डिंग he could not make up his mind, and when he made up his mind he decided to join India। तो आप इस एतबार से देखें तो अगर जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान क्लेम करता है यूएन में कि द नवाब हैज साइंड इट, द एक्सेशन, वो क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, द कश्मीर महाराजा हैज साइंड द एक्सेशन, वो जो है इन फेवर ऑफ इंडिया, तो फिर वो लॉजिक क्या बनती है? कोई भी नहीं बनती। सो लिहाजा ये मसला जो है ना, वही जो अब प्रोफेसर दीपक मलिक ने कहा है कि इंडिया की सेकुलरिज्म का एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो है जहां पे डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन हो, ठीक है, इंटरफेरेंस बाद में बहुत हुई, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, वो क्यों नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रह सकती? जबकि शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे और उनकी पार्टी ने अपना कांग्रेस का साथ दिया। लिहाजा ये सारे फैक्टर जो है ना कश्मीर के अंदर यू हैव टू कंसिडर। गलती एक ही हुई है कि ये जो यूएन के अंदर ले गए हैं, वहां से शोर मच रहा है। बिल्कुल आइडेंटिकल हमने किया कलात पे 11 अगस्त 1947 द खान ऑफ कलात डिक्लेयर्ड कलात इंडिपेंडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड इट। लेकिन बाद में एज सून एज रिकॉग्नाइज किया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करें, क्योंकि अंडर कलात वर सम स्मॉलर स्टेट्स, खरान, लसबेला, उनके नवाबों को कहा कि आप तो ज्वाइन कर जाएं पाकिस्तान। तो इस तरह कलात को इन्होंने एक्वायर किया। तो दैट्स द प्रॉब्लम। इंडिया ने उसी लॉजिक को फिर जिना डाइज ऑन द 11th ऑफ सितंबर 1947, 13th सितंबर 1948 को मिलिट्री एक्शन हो जाता है हैदराबाद में। तो ये दोनों स्टेट्स ने फिर अपने बेस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख के एक्शन लिए, ऐसे कहना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत और चीन के युद्ध की। ओवर टू यू दीपक साहब। इल्ज़ाम ये है पंडित नेहरू के ऊपर कि वो युद्ध भारत पंडित नेहरू की वजह से हारा है। देखिए, पंडित नेहरू का चीन के बारे में जो ख्यालात थे उनके, इसमें दो राय है कि चीन के बारे में उनके ख्यालात कुछ इतिहास, तवारीख के चलते बनी थी, और कुछ उनके अपने सपने थे कि एशिया में दो बड़े मुल्क, और उसमें एक मुल्क जो अपने को सोशलिस्ट भी मानता है, वो दोनों लोग इकट्ठा होकर एक नई तवारीख बनाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, और दोनों लोग इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़े हैं। जवाहरलाल जी चाइना में जब जापान ने हमला किया था और उसके खिलाफत में माओ सेतुंग बेसिकली एक बड़ा कंफ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो धारणा बनती है कि माओ सेतुंग ने एक बड़ी कम्युनिस्ट तहरीक की शुरुआत की थी या किया था, उससे ज़्यादा वो एक नेशनलिज्म की तहरीक उनकी थी। वो जापानीज एग्रेशन के खिलाफ लड़े, जापानीज इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़े। जो रूलिंग पार्टी थी चियांग kai शेक नहीं लड़ पा रही थी, उनकी जनता के साथ संपर्क बहुत कम थे, आम आदमियों के साथ संपर्क, पेजेंट्री के साथ संपर्क कम थे, जो माओ सेतुंग का ज़्यादा था, बड़ा था। तो उन्होंने उस लड़ाई को लड़ी। तो ये सब धारणाएँ थी जो इकट्ठा होके जवाहरलाल के दिमाग को प्रभावित करती थी। लेकिन एक निश्चित तौर से एक कमज़ोरी इसमें है कि माओ सेतुंग भी एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट से बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, सोशलिज़्म का एक
एक रूडिमेंटरी ढांचा जिसे कहें, उन्होंने चाइना में बनाया। लेकिन वो चाइनीज़ ड्रीम जिसको आज ज़ीपिंग कहते हैं, द ग्रेट चाइनीज़ ड्रीम, द चाइनीज़ ड्रीम हम करेंगे, उस तक माओ त्से-तुंग भी रहे। एक बड़ी जो आयरॉनिकल चीज़ है, हास्यास्पद चीज़ है कि जब चियांग kai शेक दिल्ली आए हुए थे, महात्मा गांधी से मिले, जवाहरलाल से भी मुलाकात हुई और तो उन्होंने तिब्बत पे उस समय भी उनका वही स्टैंड था कि तिब्बत बिल्कुल चाइना का हिस्सा है, इनएलिएनेबल हिस्सा है, जो बाद में माओ त्से-तुंग के चाइना का बना। उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। जी, तो ये एक जवाहरलाल जी की सोच में कमजोरी, एक जहाँ अगर कमजोरी आती है तो वो ये आती है कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी और जो ढांचा बन रहा था उसके बारे में शायद उनके पास सूचना उतनी नहीं थी, या बहुत ज़्यादा वो घिरे हुए थे अपने सपनों से, इन तमाम चीज़ों से। और दूसरी एक चीज़ हम एक और कहना चाहेंगे इस संदर्भ में। इसमें मैं थोड़ा-सा एडिशन करना चाहूँगा सर, वो हुँ, ये है कि पंडित नेहरू ने 1949 के आखिर में हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल के.सी. करियप्पा, जी, उनको बुलाया और उनसे ये पूछा कि आप हमें बताएँ कि क्या हम चाइना का ये जो टेक ओवर है तिब्बत का, क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो जिसका जवाब जनरल करियप्पा ने दिया कि नहीं, हम नहीं रोक सकते और उन्होंने बहुत सारे उसके रीज़न्स बताए। उन्होंने कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा पाकिस्तान चला गया है। उसके बाद हमारी आर्मी ऑलरेडी वहाँ एंगेज्ड है और सिक्किम और उसके जो आस-पास के इलाके हैं, नाथुला, और वहाँ पर भी हम काफ़ी हद तक एंगेज हैं और मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इस वक़्त हम कोई ऐसा फ्रंट खोल सकें। तो ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू को पता नहीं था, उसके बाद जो उन्होंने पॉलिटिकल तौर पे कोशिशें की आगे जाके कि कैसे ना कैसे अब इस सिचुएशन को पॉलिटिकली कंटेन कैसे किया जाए। अगर हम मिलिटरीली उनका रोक नहीं सकते, तो हम इसको कंटेन कैसे करें, और उसके बाद फिर आगे बताएँ कि किस तरह के एग्रीमेंट्स में वो पड़े, और प्लीज़। जी, देखिए, एक जो इंडियन आर्मी की अपनी जो मजबूरियाँ थी वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जवाहरलाल जी बराबर से ये सोचते रहे कि चाइना से और चाइना को साथ लेकर हम कैसे आगे बढ़ें। एक तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो था, उस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की बुनियाद जवाहरलाल ब बुनियाद में थे, और एक सबसे बड़े अगर आर्किटेक्ट नॉन अलाइन्ड के कहे जाएँगे, तो जवाहरलाल ही थे। और ये नॉन अलाइन्ड की बुनियाद जो थी, ये चाइना से भी रिलेशनशिप ठीक-ठाक करने में, उसमें भी एक उनका एक ब्रॉडर एम था, पंचशील जो हुआ बांदुंग कॉन्फ्रेंस में, पंचशील का फैसला हुआ वगैरह-वगैरह। कोरिया वॉर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जवाहरलाल जी ने जो इनिशिएटिव उठाया था, वो भी उसका हिस्सा था। अ, तो ये पॉलिटिकली एक इस मामले को रिज़ॉल्व करने का एक कदम तो कंपल्सन से मैं नहीं कहूँगा कि आर्मी नहीं कर सकती थी इसलिए उन्होंने किया। लेकिन वो जवाहरलाल जी का व्यू था, वो उनका वर्ल्ड व्यू का हिस्सा था। जिसमें वो मानते थे कि ये हम लोग सब अभी आज़ाद हुए मुल्क हैं और हमको एक नई दुनिया बनानी चाहिए। तो उसमें वो ये लगातार कोशिश करते रहे। इसमें अगर कमज़ोरी कहीं आई है तो बल्कि आर्मी की कमज़ोरी तो अपनी बहुत स्वाभाविक है, और कुछ लोग मेनन साहब को भी बड़ा दोष देते हैं, लेकिन मेनन के ऊपर भी दोष जो दिया जाता है, उन पर लांछन लगाया जाता है, उसका भी बहुत कोई ज़्यादा आधार नहीं है। ठीक है, कुछ बातें ज़रूर हैं। लेकिन ये है कि अ, एक हमारे हमारे अपने मुल्क में भी हमारी अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा भारी एक जिसे कहते हैं कुंठा थी। वो कुंठा ये थी कि जो अ, कम्युनिस्ट दुनिया थी, उसकी तरफ वो अमेरिकी नज़रों से जो एक एंटी कम्युनिज़्म का पूरा लहर आया था, उसके माध्यम से वो देखते थे। सन 60 में पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों की बैठक हुई थी, और उस बैठक में मॉस्को में बैठक हुई थी, और उस बैठक में माओ त्से-तुंग ने जो लाइन दिया था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो लाइन दिया था, उसकी भरपूर भर्त्सना हुई थी एक तौर से। अब इन सब फैक्टर्स को अगर नहीं देखेंगे हम, तो हम ये तय नहीं कर पाएँगे कि चीन किस रास्ते पे जा रहा था।
चीन का रास्ता दूसरा बन रहा था। उसको हमने देखने से हम हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब लोगों ने एक बहुत साधारण सा सीआईए का जो दृष्टिकोण है या अमेरिकन एंटी कम्युनिस्ट महाज का जो दौर जो जो दृष्टि है उसको लेके हम बात करते रहे। लेकिन वहाँ भी जो डिफरेंसेस बन रहे थे और जिस तरह से चीन में आगे चीज़ें बढ़ रही थी, उसके बारे में सूचना कम थी। जवाहरलाल जी को ये बात आप बिल्कुल सही कहते हैं, उनको सूचना थी, उनको समझ भी थी कि क्या किया जाए। और करीपा के बाद जो थिमैया साहब हमारे चीफ ऑफ स्टाफ बने थे, उन्होंने भी कहा था कि हमको डिफेंस की जो तैयारी है इन डेप्थ करनी चाहिए। बाद में एक जवाहरलाल जी ने उसपे बड़ा जम के कदम भी उठाया था। एक फॉरवर्ड एक एक लुक दिया था पूरे चाइना पॉलिसी को और उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें अपनी पोस्टिंग्स वगैरह की थी। ये सब बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूँगा कि चाइना ने हमारी मैकमोहन लाइन को अस्वीकार किया। ठीक है, मैकमोहन लाइन एक कॉलोनियल लाइन हम मान भी लें अगर कुछ देर के लिए। चाइनीज़ लाइन कौन-सी थी? वो तो इंपीरियल लाइन बनी। मिंग और सुंग के ज़माने से वो लाइनें बनी। क्या वो इंपीरियल लाइनें नहीं थी? इस बात के बारे में बात होनी चाहिए थी निश्चित तौर से, इसमें 2 राय नहीं। ये जो बॉर्डर इश्यू था ये बहुत जिसे कहते हैं ग्रे एरिया था फंक्शनिंग का, इस पे बातचीत से ही कुछ बात हो सकती थी। लेकिन ये क्लेम करना कि हमारी ही लाइन एकदम से परफेक्ट लाइन है, हमारे ये सीमाएँ हैं, ये बात भी बिल्कुल बात जमती नहीं। और जहाँ तक हमारे अपने क्लेम रहे हैं मैकमोहन लाइन के बारे में, उसमें कुछ तरमीम हो भी सकती थी, कुछ बातें हो सकती थी, लेकिन हम सक्सेसर स्टेट थे। चाइना अगर अपने को मिंग डायनेस्टी की, सुंग डायनेस्टी की सक्सेसर स्टेट माने, जो एक इम्पीरियल तानाशाही थी, फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, तो ये तो दुर्भाग्य हुआ। वो तो सोशलिज्म बना रहे थे, तो उनको तो कभी अपने को सक्सेसर स्टेट कहना नहीं चाहिए। हम तो भाई इस मायने में कहते हैं कि हाँ, जी हाँ, हम सक्सेसर स्टेट हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस का रेज़ोल्यूशन पास हुआ, हाउस ऑफ कॉमन से पास हुआ, उसके बाद उसके भीतर से तमाम चीज़ें आई, जिसके माध्यम से हमारा एक नया नई रिपब्लिक बनी हमारी। तो जी। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इश्तियाक साहब, आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? क्या पंडित नेहरू ज़िम्मेदार हैं उस वॉर को हारने के लिए? देखिए, आप दोनों की डिस्कशन सुन के तो आई वुड लाइक टू डिफर टू यू बिकॉज़ यू आर बोथ बेटर इन्फॉर्म्ड ऑन इट फ्रॉम द इनसाइड। मैंने जब काम किया था पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, तो उस ज़माने में जो मैंने मटीरियल इस्तेमाल किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिफर्ड टू किताब थी, वो थी मैक्सवेल नेविल मैक्सवेल की। जहाँ पे उसका थीसिस ये था कि द चाइनीज़ वर ऑफरिंग कि हम बैठ के तो इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। आपका भी एक ओपिनियन है, हमारा भी है। लेकिन इंडिया का जो राइट विंग हिंदू प्रेस है, उसने कहा कि हम बिल्कुल चाइना के साथ कुछ नेगोशिएट नहीं करेंगे, हमारा ये जो राइट है, वो जो राइट है, सो वी विल नॉट सिट एंड सॉर्ट इट आउट। और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उस ओपिनियन को ज़ेर नज़र रख के नेगोशिएशंस के जो चांस हैं, उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। माओ च्यून लाई इवन केम टू इंडिया टू टॉक, लेकिन वो बातें ज़्यादा नहीं हो सकी। लिहाज़ा जो मेरी उस ज़माने की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे ब्लेम थोड़ा-सा ये जो है राइट, अ, राइट विंग। ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके जो थे वो फॉरेन अफेयर्स पे एडवाइजर बेनन, उन पे जाता है कि इन्होंने ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं दी। बट जब आपकी मैंने बातें सुनी है तो मेरे ख्याल आई नीड टू लर्न मोर अबाउट द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इसमें थोड़ा-सा डिसएग्री करना। इतना मैं कहना चाहूँगा कि उस वक़्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट जनरल अयूब खान की थी और हमारे जो थे फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि आप अटैक कर दें, दिस इज़ व्हेन इंडिया इज़ द वीकेस्ट। जनरल अयूब डिसाइडेड नॉट टू डू दैट।
एक तो उन्हें लेटर भी आ गया था प्रेसिडेंट कैनेडी का, लेकिन अगर वो चाहते तो कर देते। ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया अटैक। तो पाकिस्तान का उस ज़माने में मैं समझता हूँ जो किरदार है, उसने इंडिया की कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया एंड दे लेट बल्कि इंडिया। सदर अयूब तो एक पैक्ट बनाना चाह रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि अगर हमारे ऊपर कोई थर्ड फोर्स अगर कोई अटैक करती है तो हम मिलके उसका सामना करेंगे। जी, जी, जी। मैंने सिर्फ़ जी, ये एक ऐड की है, सिर्फ़ ऐड की है। जी, जी, बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा-सा एडिशन ये करना चाहूँगा कि रणजीत सिंह काला जो कि हमारे एक बड़े ही सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस के अफ़सर रहे, 2017 में उनकी डेथ हुई। वो ठीक। अपनी किताब इंडिया चाइना बाउंड्री इश्यूज़ में लिखते हैं कि जो मिलिट्री ऑप्शन था तिब्बत के अंदर, वो कोई बहुत ही ज़्यादा एक ये कहें कि खतरों से भरा हुआ था क्योंकि हुँ, हमें वो ऑप्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ हों और यूके या यूएस में से कोई हमारी हिमायत में खड़ा हो। जबकि सच्चाई ये है कि उस वक़्त हमारे साथ कोई नहीं था और जो उसके बाद आगे सिचुएशन डेवलप हुई और किस तरह से दलाई लामा ने भी चाइना का जो 17 पॉइंट फ़ॉर्मूला था अपने आप को चाइना के अंदर मिला लेने में उसमें सहमति अपनी कर दी एंड ऑल तो उसके बाद हालात धीरे-धीरे उनके फ़ेवर में होते चले गए और हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि रिगार्डलेस पंडित नेहरू होते या कोई दूसरा होता कि यहाँ तक कि ब्रिटिश भी होते, तब भी हम वो जो एरिया है अक्साई चिन का, वो चाइना की तरफ जाने से नहीं रोक पाते, सिंपली बिकॉज़ ऑफ वहाँ की जो टेरेन है, वो ज़्यादा नज़दीक है उनके और वहाँ से उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है वो। वहाँ पे सड़क बनाना और उसके अंदर तक जाना, एक फॉरवर्ड पोस्ट बनाना और वहाँ से पूरी ऑपरेशन को, पूरी मूवमेंट को आगे तक उनको लेके जाना अपने ट्रूप्स की। जबकि हमारे लिए वो जो रास्ता था वो इतना हमारी ट्रूप्स के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है। जी, तो ख़ैर अब वक़्त बहुत हो चला है। मैं चाहूँगा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा है सर कि आप किसी ऐसे इंसान को भी बुलाएँ, जिनकी सोच मुख़्तलिफ़ हो। और कुछ नाम भी तजवीज़ से किए गए, मगर उनमें से एक शख़्स ने हाल ही में अनाउंस किया है। मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता देता हूँ पढ़ के, ताकि किसी को शक ना हो। उनका नाम तजवीज़ किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट जो कहा गया उन्होंने अपने फ़ेसबुक पे और वहाँ जो यूट्यूब वगैरह पे और जो लिखा है वो ये है कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक हिंदू चैनल हैं, हम हिंदुओं के इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं। हुँ, कुछ लोग कहेंगे कि हम कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं, मज़हबी फ़िरकावारियत फैलाते हैं, तो हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हाँ, हम कम्युनल हैं। तो मुझे ठीक है। लगा कि उसके बाद उन्हें बुलाने की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाती है। बड़ी मेरी ख़्वाहिश थी कि उनको भी बुलाया जाए और उनका जो व्यू पॉइंट है वो भी जाना जाए, लेकिन जब इंसान इस तरह से बात कह दे तो उसके आगे फिर सोचना पड़ता है कि आप कितना ऑब्जेक्टिवली उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आप दोनों से ही एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इतिहास पंडित नेहरू को, तारीख पंडित नेहरू को किस तरह से याद करेगी? पहले आप बताएँ दीपक मलिक जी। देखिए, पंडित नेहरू को हम लोग शुरू में भी ये बात कर चुके हैं कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में उनको याद किया जाना चाहिए। गलतियाँ तो जब भी काम करेंगे तो गलती होगी बहुत खूब। और अपना जो एक वर्ल्ड व्यू होता है, विश्व दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, उस वर्ल्ड व्यू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक आदमी गाइडेड होता है। जवाहरलाल नेहरू का वर्ल्ड व्यू था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मॉडर्नाइज़ेशन, सेक्युलर रिपब्लिक और एक इंटरनेशनल एक ऐसा माहौल जिसमें एक नॉन अलाइन्ड, नॉन वायलेंस, वॉर फ्री दुनिया बनाई जा सके। ये एक आइडियलिस्ट सोच है, ये एक बड़ी सोच है। बड़ी सोच भी है, आइडियलिस्ट सोच भी है। ये एकदम अचानक तो कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नींव उन्होंने डाली, वो नींव इतनी मजबूत है एक तौर से, इतनी गहरी है कि आज भी बहुत सारी सरकारें आई, गईं, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें अभी भी कायम हैं, एकदम से टूट नहीं गई हैं। तो जवाहरलाल जी को हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं इतिहास में एक
बिल्कुल से एक फ्लीइंग टाइप के एक स्पेक्टिकल के रूप में जवाहरलाल जी हमारे बीच में बने रहेंगे। जवाहरलाल जी बने रहेंगे हम लोगों के बीच से। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, हम वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर भी रहे, सब कुछ रहे। आज हिंदुस्तान में आज बहुत कुछ हो रहा है। कोविड की वजह से ज़रूर से परेशानियाँ आई हैं, लेकिन बाद में शायद फिर कुछ शुरू हो। ये सारी चीज़ों की बुनियाद अगर कहीं बनती है, तो मॉडर्न हिंदुस्तान की बुनियाद तो वहाँ से बनती ही है। इत्याक अहमद साहब, आप पंडित नेहरू को किस तरह से याद रखेंगे? इतिहास, तारीख उन्हें कैसे याद रखेगी? प्रोफेसर दीपक मलिक ने जो सम अप किया है जवाहरलाल नेहरू के कैरेक्टर को और कंट्रीब्यूशन को और रोल इन हिस्ट्री को, मैं उसे फुली एंडोर्स करता हूँ। देयर वुड बी नो मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेक्युलर फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया इफ देयर वाज नो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो सब डिविएशन है उस हाई एक आइडियल मॉडल से, और वो आइडियल मॉडल यूटोपिया नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे बड़ा प्रैक्टिकल भी रखा और डेमोक्रेटिक रखा कि लोगों को कैरी किया जाए। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, जैसे कि हम सारे जानते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग थे, और जब डिसीजन आप लेते हैं तो कुछ डिसीजन आपसे डिफेक्टिव भी हो जाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप सुपर ह्यूमन है। एक बात जो सारी डिस्कशन में मेहल एक्सप्लिसिट कर देने वाली है कि जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, एक तो उन्होंने इंदिरा गांधी को मिनिस्टरशिप कोई ऑफर नहीं थी की अपनी कैबिनेट में। उनके मरने के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा आए। उसके बाद जी, लाल क्या बहादुर कहते हैं अपना शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहे। ताशकंद गए, वहां उनकी डेथ हुई। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो सारा काम है, ये कामराज और जो इसके सीनियर मेंबर्स थे कांग्रेस के, और उनकी इंटेंशन ये थी कि इस लड़की को बना के हम इसको अपना मैनूवर करेंगे। आउट ऑफ इट केम इंदिरा गांधी विद अ वेरी स्ट्रांग विल फॉर राइट एंड रॉन्ग। तो ये भी इल्जाम लगाना कि उन्होंने अपने डायनेस्टी प्रमोट किया, वंस अगेन बेहुदा है। और देखें, ऐसे लोगों ने ये इल्जाम लगाया है जो बड़े स्कॉलर गिने जाते हैं। हमारे इलाके की स्कॉलरशिप में बेतहाशा, वो क्या कहते हैं, एक शैलोनेस और पेटिनेस है। लेकिन जब तक हमारे जैसे पागल जिंदा है ना कोई सच की बात करता रहेगा। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हमने जवाहरलाल नेहरू को इन ट्रू हिस्टोरिकल लाइट में, कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। बाकी लोगों को माने ना माने, हिंदुस्तान के लोगों की डिसीजन है। आई थिंक विदाउट जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया वो बना गए, ठीक है, इकोनॉमी में उनकी पॉलिसीज गलत साबित हुई, ये हुई। आई एम नॉट टेकिंग ए पोजीशन, ये आम पॉपुलर बात है। जी, जी। दैट्स नॉट माय इंटरेस्ट। फाउंडिंग फादर और उसको कंसोलिडेट करना और उसको चलाना, जमहूरियत, इलेक्शन, ये सारी उनकी कंट्रीब्यूशन है। जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। मैं इसमें 1-2 बातें और ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि भाखड़ा नंगल डैम और एक दामोदर रिवर का जो प्रोजेक्ट था, वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। तो एक दफ़ा पंडित जी जब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को देखने गए, तो उन्होंने वहाँ जो इंजीनियर्स थे और जो लोग काम कर रहे थे, उनसे पूछा कि, "क्या आपने बताया है, ये जो गरीब मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं कि वो ये कौन-सा उनका काम है और इसका क्या उसका फ़ायदा है और क्या इसकी जो है अहमियत है?" तो उन्होंने कहा, "सर, ये तो हमने नहीं बताया।" तो वो गए, उनकी उनकी आदत थी लोगों के बीच में उतर जाने की। फिर वो ठीक। चाहे आज़ादी के दौरान हमारा जब बँटवारा हुआ उसके दौरान दंगे हों या कुछ भी हों, वो लोगों के बीच में चले जाते थे। ही वाज़ अ पीपल्स मैन। तो एक औरत को जाके जो कि पत्थर उठा रही थी, उसके पास वो जाते हैं और उसको कहते हैं कि, "क्या आपको पता है आप क्या कर रही हैं?" तो वो कहती हैं, "हाँ, मैं इस जगह से पत्थर उठा के और उस जगह पे रख रही हूँ।" तो कहती हैं कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप आने वाले हिंदुस्तान की नींव रख रही हैं, उसकी फाउंडेशन रख रही हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो काम आप कह रही हैं पत्थर उठा के और यहाँ से वहाँ रख रही हूँ, ये काम ऐसा नहीं है। आप आने वाले हिंदुस्तान की नींव रख रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और मैं आता हूँ सर आपके पास। और उसके बाद
जो दामोदर वैली का जो प्रोजेक्ट था रिवर का, वहां पंडित नेहरू ने, ऐसा नहीं है कि वो आए और बटन दबाया डैम का और सारा प्रोजेक्ट खुल गया। वहां भी इनॉग्रेशन उन्होंने, जो वहां काम करने वाली कोई एक औरत थी गरीब, उसको बुला के, एक आदिवासी औरत, एक ट्राइबल औरत के हाथ से इनॉग्रेशन करवाई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और हमारे यहाँ पर बेहद पसंद किया जाता है, बड़ा लोग उन्हें प्यार करते हैं। मैं कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें, जब पंडित नेहरू की डेथ हुई तो अटल जी ने क्या कही उनके बारे में, वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपकी तरफ लौटता हूँ इश्तियाक साहब। पंडित जी की डेथ पर जो श्रद्धांजलि है अटल जी ने वो कुछ इस तरह से दी, और वो कहते हैं कि आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई। यह एक ऐसा सपना है जिसे भुखमरी, भय, डर नहीं था। यह एक ऐसा गीत है जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। यह चिराग की ऐसी लौ थी जो पूरी रात जलती थी। हर अंधेरे को इसने सामना किया, इसने हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण की प्राप्ति कर ली। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द थे जो उन्होंने पंडित जी के लिए इस्तेमाल किए। अटल जी ऑपोजिशन के लीडर थे। ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेहरू जी और कांग्रेस के बड़े खिलाफत में थे, और थे भी। उनको एक पार्टी थी उनके पास, भारतीय जनसंघ थी, उसके लीडर थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो जब प्राइम मिनिस्टर के कमरे में वो आए चार्ज लेने के लिए, तो उसके पहले अफसरों ने, जवाहरलाल जी की एक फोटो होती थी, एक सेंट्रल फोटो होती थी पीछे, उस फोटो को हटा दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आ रही है पावर में, तो वो फोटो नहीं रहने चाहिए, इससे बड़े मुश्किलात आ जाएंगी, ये होगा। तो अटल जी जब आए तो भीतर आए तो देखे, कहे भाई पंडित जी का एक फोटो हुआ करता था यहाँ पर, वो कहाँ गया? हम्म। सब लोग फिर दौड़े और फिर उस फोटो को लेके आए और वहां पर लगाए। वाह जी वाह। तो बहुत ये खूब। जो एक समझ है, अटल बिहारी वाजपेयी एक यंग पार्लियामेंटेरियन थे जब पार्लियामेंट में आए। जवाहरलाल जी को उन्होंने देखा काम करते हुए। ठीक है, उनकी पार्टी की अपनी हद थे, पार्टी के उनके अपने रास्ते थे जिस पे वो नहीं चल सकते थे। बहुत कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन वो उन्होंने देखा कि किस तरह से एक मुल्क बनाया जाता है, किस तरह से एक आदमी उसमें पूरे तौर से उसमें समर्पित होके काम करता है। वो उनको बहुत प्रभावित किया। वो कभी उस प्रभाव से कभी नहीं वो हट सके। तो ये भी एक कहानी है। ये भी कहानी है कि अपोजिशन के लोगों को भी कितना इन्फ्लुएंस करते थे जवाहरलाल, और कुछ लोग बड़ी खिलाफत भी करते थे। वहाँ महावीर त्यागी भी थे। इश्तियाक साहब ने मेंशन किया है कि कांग्रेस के अंदर राइट विंग जो था, महावीर त्यागी ने बहुत ज़्यादा हमले किए थे जवाहरलाल पे, चाइना के सवाल पे। बहुत अच्छा, हाँ, बेतरतीब हमला किया था। क्या बाद नाम में है उनका, क्या नाम है? महावीर त्यागी और कांग्रेस अच्छा के ही मेंबर थे। अच्छा। हैं? तो आप लोगों ने किया जैसे किया, लेकिन ये भी है कि जो लोगों का बहुत सारे लोग प्रभावित हुए उसमें, अटल जी भी थे और उनकी भी एक समझ थी जवाहरलाल के बारे और अटल जी के बारे में पंडित जी ने भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन ये इंसान में। भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा ये अच्छा 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 अच्छा। हम्म। ठीक है। इश्तियाक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं अपना, अगर आप मौका दें ये रिकॉर्ड करने, जो साहिर ने उनकी ऑबिचुरी लिखी है वो भी मैं सुनाना चाहता हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले ये बात हो रही थी, ये मुझे, जब मैंने 1999 में सबसे पहले मैं आया दिल्ली, वो पहला पेपर था द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ लाहौर इन 1947। वहां से पार्टीशन ऑफ पंजाब की किताब बाद में डेवलप हुई, सबसे पहले लाहौर पे पेपर था। तो वहां पे एक थे अपना, उनका सरनेम सहगल था। उन्होंने कहा जी इस तरह है कि एक दफा जवाहरलाल नेहरू के जो थे ना, वो बॉडीगार्ड, वो वो लड़का था एक गांव का, वो सो गया। तो व्हेन जवाहरलाल नेहरू केम देयर, तो देखा वो सोया, तो उसे उठाया। तो वो लड़का इतना घबराया, शाम के वक्त वो भाग के तो अपने गांव चला गया। तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वहां जाएं और उनकी वालदा को लेके आए, मदर को वहां से लाए, उनको साड़ियां और कुछ और दिया और कहा कि नहीं, आपके बेटे को कहें कि वापस आ जाएं, नींद किसी को भी आ जाती है।
तो यहां से भी आपकी जो बात आप कह रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उनके ये क्वालिटीज जो हैं इनका जिक्र होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई तो उस जमाने के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनके मज़ामीन आप पढ़ें। और मुझे याद है मैं 99 में भी मिला उनसे, सुरजीत सिंह, नहीं क्या नाम था उनका? सुरजीत, जी जी, हाँ, हरकिशन सिंह सुरजीत। हरकिशन सिंह सुरजीत जी से। तो उन्होंने कहा जी कि जवाहरलाल नेहरू का तो जवाब ही नहीं था, ही वॉज सेकुलर इन द अल्टीमेट सेंस, ये उन्होंने मुझे कहा उनके मुतालिक। तो साहिर की ये एक नज्म है, मैं समझता हूँ जितने भी पोइट्स ने लिखी है ये उन सब पे भारी है। जवाहरलाल नेहरू, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गम ख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा, वाह, जिसने इंसानों के तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की अखवत, अखवत होता है यूनिटी, फिर भी इंसान की अखवत का परस्तार रहा, जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मयार रहा। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है, जो कि साहिर ने, ये आगे पोएम चलती है लेकिन ये उसके सबसे बड़े शेर हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मेरे जी ख्याल से बिल्कुल। जो लोग जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन को, उसकी ह्यूमनिज्म को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तारीख के अंदर जो ज्यादतियां हुई हैं और जो अच्छाइयां हुई हैं उसमें फर्क नहीं जानते कि वो क्या है। मैं तो बहुत इस खूब। तरह देखता हूं जवाहरलाल नेहरू का रोल इन हिस्ट्री। दुनिया के हर बड़े लीडर ने उस वक्त और हर बड़े अखबार ने पंडित नेहरू को बहुत ही अच्छे शब्दों में, अल्फाज में याद किया। और पंडित नेहरू की एक ख्वाहिश थी कि उनकी जो अस्थियां हैं वो भारत के खेतों में डाल दी जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के जो मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग हैं, किसान जो कि भारत का पेट भरते हैं, उनकी अस्थियों पर उनका हक है। इसी के साथ मैं आज आप दोनों का, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी और प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं अपने दिल की गहराइयों से। आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।